प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रांची में यूनिटी मार्च का आयोजन। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री समेत कई गणमान्य हुए शामिल। कोयला घोटाला मामले में ईडी की दबिश। धनबाद के कोयला कारोबारी एलबीसी के देवपिला समेत झारखंड और बंगाल के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी। और क्रिकेट के रोमांच के लिए रांची तैयार। ऑनलाइन टिकटों की बिक्री आज से शुरू। 25 से मिलेंगे ऑफलाइन टिकट। 27 को पहुंचेगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के 3 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली से रवाना हुए। प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने के लिए इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन में भारत के दृष्टिकोण को वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मैं दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित हो रहे 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। ये एक विशेष शिखर सम्मेलन होगा क्योंकि ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बन गया था। ये शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर होगा। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है, जिसके माध्यम से दक्षिण अफ्रीका ने नई दिल्ली, भारत और रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित पिछले शिखर सम्मेलनों के परिणामों को आगे बढ़ाया है। मैं शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। मैं भागीदार देशों के नेताओं के साथ अपनी बातचीत और शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित होने वाले छठे IBSA शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। इस यात्रा के दौरान मैं दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े प्रवासियों में से एक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड समेत देश भर में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी रांची में भी यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए और एकता का संदेश दिया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माई भारत कार्यक्रम के तहत रांची में यूनिटी मार्च आयोजित हुआ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस यूनिटी मार्च में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक CP सिंह समेत बड़ी संख्या में राजधानीवासी शामिल हुए। राजभवन से OTC ग्राउंड तक इस मार्च का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोगों को राष्ट्रीय एकता, कर्तव्य परायणता और सेवा भावना का संदेश दिया।
सरदार पटेल 150 पद यात्रा में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये कार्यक्रम केवल एक पदयात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, कर्तव्य परायणता और सेवा की भावना के संकल्प का प्रतीक है। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह वर्ष देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष हम देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश की जनजातियों के गौरव भगवान बिरसा मुंडा और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह वर्ष देश सेवा के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष भी है। आज ही इसी साल भगवान बिरसा मुंडा धरती आवा, जिनकी 150वीं जयंती हम मना रहे। हम सबका सौभाग्य है, हमारी आन बान और शान मां भारती की रक्षा और कहते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे। दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वीं जयंती मना रहे। यह वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण। इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उपस्थित सभी लोगों को स्वदेशी नशापान मुक्त भारत बनाने का संकल्प भी दिलाया। सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे। स्वदेशी अपनाने हैं तो प्रेरित करूंगा। भारत माता की जय। राजधानी रांची में आयोजित इस एकता रैली में पूरा रांची काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सांस्कृतिक कलाकारों की टोली ने अपने शानदार प्रस्तुति से इस कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण करना भी है। राज्यपाल रांची के बरियातू स्थित डीएवी नंदराज स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा, यदि आप ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। कोयला घोटाला मामले में ईडी की टीम आज सवेरे से झारखंड और बंगाल की छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम झारखंड के धनबाद समेत बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया और कोलकाता में कोयला कारोबारी के 42 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जिन लोगों के ठिकानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है उनमें धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह भी शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी को छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस हाथ लगे हैं। पिछले वर्ष सितंबर में हुई जेएससीसी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विनय शाह उर्फ हरिहर सिंह को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। गौरतलब है कि 21 और 22 सितंबर 2024 को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी। प्रश्न पत्र लीक की शिकायत आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इसके बाद सीआईडी ने मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने झरिया पुनर्वास योजना के अंतर्गत बन रहे बेलगड़िया टाउनशिप में प्रशासनिक तैयारी और सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने जेआरडीए के नए ऑफिस, बेलगड़िया टीओपी, ओपी थाना और मिडिल स्कूल के विस्तार का भी निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि धनबाद के अग्नि प्रभावित क्षेत्र से लोगों का यहां शिफ्ट किया जा रहा है। बट अभी भारत सरकार के नज़र में ये वन ऑफ द मोस्ट प्राइम प्रोजेक्ट है और राज्य सरकार उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का लगातार निर्देश दे रही है कि जो जेएमपी 2.0 है उसके आलोक में सभी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को मिलनी चाहिए। देखिए, कमियाँ थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। लास्ट 4-6 महीने में ही हम लोगों ने
मिडिल स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने की कोशिश की है। जीआरडीए का अपना ऑफिस यहाँ स्टार्ट हो रहा है, अपना टीओपी स्टार्ट हो रहा है, और साथ ही साथ रेगुलर पुलिस स्टेशन के लिए भी हम लोग स्टेट को चिट्ठी लिखे हैं। आंगनवाड़ी सेंटर फ्लैट्स में चल रहे थे, उसके लिए नए 3 आंगनवाड़ी के बिल्डिंग फाउंडेशन स्टोन लेइंग हो गया है, उस पर काम लगा हुआ है। तो कमोवेश अस्पताल 2-2 नए आ रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अधिक संख्या में फैमिली को शिफ्ट किया जाना है। अभी भी लगभग 3000 फैमिली शिफ्ट हो चुकी है और जो प्लान के अनुरूप है लगभग 15-16 हज़ार और फैमिली जानी। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टाउनशिप टाइप का है, तो उसके लिए पुलिस का एक अस्थाई यहाँ पर नियुक्ति होना जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ बलियापुर थाना अंतर्गत बिलगड़िया टीओपी का शुभारंभ किया जाएगा। राजधानी रांची में दिन की शुरुआत होते ही सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ने लगती है। इस ट्रैफिक को संभालने की जिम्मेदारी उन महिलाओं के कंधों पर है जो होमगार्ड और महिला बटालियन की सदस्य हैं। रांची को जाम मुक्त रखना इनकी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभा रही हैं। रांची में दिन की शुरुआत होते ही सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ने लगती है। रांची की गलियों से लेकर मुख्य चौक चौराहों तक ये महिला ट्रैफिक जवान हर मौसम में हर घड़ी ड्यूटी पर तैनात रहती हैं। इनका मिशन स्पष्ट है, शहर को जाम से मुक्त रखना और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाना। राजधानी में 220 से अधिक ट्रैफिक पोस्ट और लगभग 450 महिला कांस्टेबल और होमगार्ड की तैनाती ये साबित करती है कि महिला शक्ति इस कठिन कार्य में कितना बड़ा योगदान दे रही है। महिला और पुरुष में तो कोई अंतर ही नहीं अब रह गया है। पहले था थोड़ा इधर उधर आदमी सोचता था, लेकिन अब वैसा सिचुएशन नहीं है, वैसा सोच नहीं है। होमगार्ड की जवान कला कुमारी ने बताया कि मौसम कैसा भी हो, वे अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहती हैं। उनकी प्रतिबद्धता ही रांची के यातायात को सुचारू बनाए रखती है। बरसात रहे, बारिश रहे, कुछ भी रहे, अपना ड्यूटी अपने कर्तव्य के निवास पूरा अच्छा से ड्यूटी करते हैं। सरकार ने इन महिला होमगार्ड जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने अगस्त 2024 से उनका दैनिक ड्यूटी भत्ता बढ़ाकर 1088 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। होमगार्ड जवान सुशीला गोप ने इस वृद्धि को अपने परिवार के लिए बड़ी मदद बताया। वहीं होमगार्ड जवान कला कुमारी ने बताया कि मौसम कैसा भी हो, वे अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अडिग रहती हैं। अगस्त में हम लोग का सैलरी बढ़ा हुआ है, तो अभी जो प्रतिदिन हम लोग को 1088 रुपया मिल रही है, तो उससे हम लोग को अपना परिवार को चलाने में काफ़ी मदद मिल रही है। रांची के ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने भी महिला शक्ति के इस महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी संख्या में तैनाती से ट्रैफिक प्रबंधन में बड़ा सुधार आया है। विमेन फोर्स है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। मोर देन 450 हमारे विमेन कांस्टेबल्स और होमगार्ड्स ट्रैफिक की सुविधा सुचारू रूप से बनाने के खातिर डिप्लॉयड हैं डिफरेंट पोस्ट्स पे, डिफरेंट थानों में। ये महिला शक्ति की एक ऐसी तस्वीर है जो दिखाती है कि चाहे ड्यूटी सड़क की हो या सुरक्षा की, ये महिलाएं हर मोर्चे पर मुस्तैद और सक्षम हैं। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की रीढ़ बनकर ये न सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हैं, बल्कि झारखंड की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अब 2 बड़े नुकसान भी शामिल कर लिए गए हैं, जिनके किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे। पहला, जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाया गया नुकसान, और दूसरा, अत्यधिक बारिश के कारण होने वाली बाढ़ या जल भराव से फसल का नुकसान। आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड पेवेलियन
इस वर्ष विशेष रूप से सुर्खियों में है। देश के कुल तसर उत्पादन का 70% योगदान करने वाला झारखंड अपने पैवेलियन में कोकून से रेशम धागा निकालने की पारंपरिक प्रक्रिया का लाइव डेमो प्रदर्शित कर रहा है। इसके साथ ही झारखंड पैवेलियन में झारक्राफ्ट के तहत राज्य की ग्रामीण कला, कारीगरी और तसर आधारित हस्तशिल्प को भी सराहना मिल रही है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश ने 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वर्ष 2024-25 के फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिकॉर्ड स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए देश के किसान भाई बहनों का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2015-16 में जहां उत्पादन करीब 252 मिलियन टन था, वो अब 106 मिलियन टन बढ़कर करीब 358 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर करीब 1502 लाख टन हो गया है। वहीं गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन के रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मक्का का उत्पादन 434.09 लाख टन और श्री अन्न का उत्पादन 185.92 लाख टन अनुमानित है। केंद्रीय मंत्री ने दलहन तिलहन के उत्पादन में भी आशाजनक वृद्धि पर खुशी जताई है और बताया कि वर्ष 2024-25 के दौरान कुल तिलहन का उत्पादन रिकॉर्ड करीब 430 लाख टन अनुमानित है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में बाइक सवार अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति पर अंधाधुंध गोलीबारी कर फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि इस मामले की जांच तेज कर दी गई है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। अभी जो हमें समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पे 4 खोखा मिला है पीओ से। उसके आगे पीछे भी हम लोग और सर्च करें और अगर हमें कुछ गोली मिलेगी तब। इसका एक ये कांड में भी वांछित था, जिसकी मृत्यु अभी टीएमएच में डिक्लेयर की गई है। वो एक कांड में वांछित भी था, 3 महीने पहले जेल से निकला है। इसके ऊपर हम लोग रेगुलर इसका सत्यापन कर रहे थे, बट तो अभी ये घटना हुई है। इसमें हम लोग आप लोग को अश्योर करते हैं कि बहुत जल्दी डिटेक्शन होगा और अरेस्टिंग हो जाएगी। जमशेदपुर के पसुडी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये जो लड़के वहाँ पे फायरिंग करने गए थे वो फिर से बैठे हुए हैं मुरुम मैदान खास महल में, परसुडी में ही, और वहाँ पे उनका प्लानिंग है कि आज रात में वो जो पति था जावेद, उसको जान से मार देना है। तो पुलिस हम लोग वहाँ पे रेडिंग पार्टी बना के गए और वहाँ पे जो लड़के बैठे थे उसमें कुछ तो भाग गए थे, बट जो मेन अक्यूज थे इसमें बिट्टू, मोहम्मद शहबाज और भोंदू और राहुल कुमार, इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। बिट्टू रहने वाला है बागबेड़ा का, मोहम्मद शहबाज रहने वाला है बागबेड़ा का और राहुल कुमार भी बागबेड़ा का ही रहने वाला है। इनको घेर के जब इनकी अरेस्टिंग की पूछताछ की तो इनके पास से हमें 2 देसी पिस्टल मिले हैं और 2 मोबाइल फोन्स मिले हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल शाम गोवा में रंगारंग कार्यक्रम और धूमधाम के साथ शुरू हुआ। महोत्सव में आज से लेकर अगले 8 दिनों तक 81 देशों की 240 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। 56वें इफ्फी का उत्साह अपने चरम पर है और महोत्सव के दूसरे दिन आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रहने वाली है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मास्टर क्लास सत्र का भी शुभारंभ करेंगे। डॉक्टर एल मुरुगन दिन भर विभिन्न आयोजनों में भाग लेंगे और इसके तहत राजदूतों के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
समग्र रूप से इफ्फी का दूसरा दिन रचनात्मकता, संवाद और सीख से भरपूर रहने का वादा करता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड सभागार में प्रखंड स्तरीय राबी फसल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदानों और नई तकनीक आधारित कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने समाहरणालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग जोन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि समाहरणालय परिसर में बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है, इसलिए 2 बड़े पार्किंग स्थल बनाए जा रहे हैं। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न अनुमंडल और थाना के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रतिवेदन के आधार पर निष्पादित कांडों की चर्चा की गई। इस दरमियान बेहतर अनुसंधान में सहभागिता सुनिश्चित कराने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। धनबाद रेलवे स्टेशन पर कुलियों ने राष्ट्रीय कुली मोर्चा के बैनर तले वर्ष 2008 की तर्ज पर ग्रुप डी में नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के उपरांत उन्होंने रेलवे में समायोजन और रोजगार की मांग को लेकर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। रांची के खेलगांव प्रैक्टिस ग्राउंड में अंडर 17 बालक बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश पर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में लोहरदगा की टीम ने धनबाद को 1-0 से शिकस्त दी। झालसा के निर्देश पर लोहरदगा व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर डालसा के सचिव राजेश कुमार ने जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने समझौता युक्त मामलों के निष्पादन पर जोर दिया। लातेहार के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने नीति आयोग के अंतर्गत संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के सूचकांक प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप 100% लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही डीएमएफटी फंड से किए जा रहे विकास कार्यों को ससमय पूरा करने के निर्देश दिए। देवघर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जनता दरबार का आयोजन कर जन वितरण प्रणाली, दुकान और राशन कार्ड संबंधित समस्याओं को सुना और कई शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को अन्य समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशित किया। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच के लिए आज से ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हुई। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने बताया कि मेजबान भारत और साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के पहले मैच के लिए 27 नवंबर को रांची पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि जेएससीए स्टेडियम के काउंटर पर ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 25 नवंबर से सवेरे 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगी। So I'm sure this is going to be a perfect occasion for all sports lovers, and this match, the kind of enthusiasm I can see, because Virat and Rohit are going to play here, and obviously Ranchi people, Jharkhand people are true lovers of this game, and they always support both the teams. Whoever plays good cricket, they support it. और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 21 नवंबर साल 1908 को सत्येंद्र नाथ बोस शहीद हुए। सत्येंद्र नाथ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गर्म विचारों के क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष के प्रभाव से वे क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आए। बोस ने युवकों को अपने दल में शामिल करने के लिए छात्र भंडार नाम की एक संस्था बनाई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार करना था, लेकिन इस संस्था ने युवकों को क्रांतिकारी दल से जोड़ने का कार्य किया। दमनकारी जज किंग्सफोर्ड की हत्या कराने के लिए खुदीराम बोस को सत्येंद्र नाथ ने ही खोजा था। किंग्सफोर्ड पर आक्रमण की घटना के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के कारण सत्येंद्र नाथ को 2 महीने की सजा हुई और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर ही उन्होंने एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत बोस पर इस हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई।
और अंत में आज ही के दिन 1908 में सत्येंद्र नाथ को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। टाटा स्टील की ओर से 30 नवंबर को जेआरडीडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया गया। टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से 10वीं टाटा स्टील जमशेदपुर हाफ मैराथन के लिए आधिकारिक इवेंट टी शर्ट का अनावरण किया। हाफ मैराथन का आयोजन 30 नवंबर को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। वहीं विभिन्न श्रेणियों के रन के रूट मैप के संबंध में कॉरपोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष डीबी सुद्रा रामम ने दी। हम लोग नवंबर 30 को जमशेदपुर हाफ मैराथन इट्स द 10th एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान टाटा स्टील के कॉरपोरेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष डीबी सुंदरा रामम ने बताया कि इस मैराथन के लिए 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कैटेगरी के रूट मैप जारी किए गए हैं। जैसे हाफ मैराथन का जब बता रहे हैं 21 किलोमीटर्स का, दिस इज गोइंग टू बी सेकेंड ईयर 21 किलोमीटर्स का। जिस तरह से हम लोग का मेच्योरिटी बड़ा है 10 किलोमीटर्स में हम लोग सक्सेसफुली किए तो वी गॉट एंथुज्ड, फिर 21 किलोमीटर्स का हम लोग कर रहे हैं। डीबी सुंदरा रामम ने शहर में बढ़ते फिटनेस कल्चर और मैराथन के प्रति उत्साह को सराहा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में जमशेदपुर हाफ मैराथन एकता, स्वास्थ्य और सामुदायिक गर्व का एक सशक्त प्रतीक बन चुका है। जैसे मैं बताया था आप लोगों को, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ सभी को कि हम लोग क्लीन एंड ग्रीन जमशेदपुर का भी हम लोग का नारा है। सो व्हेन वी कंप्लीट आवर रन, अगर हम इतना रेस्पॉन्सिबली दौड़ते हैं और इतना रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो हमको लगता है कि फिर अलग से बहुत ज़्यादा हमको क्लीन करने के लिए या वहाँ जितने लोग रहते हैं उनको असुविधा नहीं होगा। मुख्य कार्यक्रम से पहले टाटा स्टील स्पोर्ट्स विभाग ने 15 नवंबर को शी रन का आयोजन किया, जिसमें 50 महिला धावकों ने हिस्सा लिया। इसे खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। मौके पर स्पोर्ट्स चीफ मुकुल विनायक चौधरी भी मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रांची में यूनिटी मार्च का आयोजन। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री समेत कई गणमान्य हुए शामिल। कोयला घोटाला मामले में ईडी की दबिश। धनबाद के कोयला कारोबारी एलबीसी के देवबिला समेत झारखंड और बंगाल के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी। और क्रिकेट के रोमांच के लिए रांची तैयार। ऑनलाइन टिकटों की बिक्री आज से शुरू। 25 से मिलेंगे ऑफलाइन टिकट। 27 को पहुंचेंगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम।